वेलकम यू ऑल। आज हमें जीएस पॉइंटर की सीरीज में कंप्लीट करना है जो टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म से। तो जैन धर्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज पूछे गए हैं विगत वर्षों में, देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक हैं, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो ये ऋषभ देव हैं। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे तो ऋषभ देव थे। जैन तीर्थंकर थे इसमें पार्श्वनाथ मुख्यतः संबंधित थे, तो ये वाराणसी से संबंधित थे। फिर सुमेलित है, तो तीर्थंकर जो है वो प्रतिमा लक्षण, आदिनाथ, वृषभ, मल्लिकनाथ, जो मल्लीनाथ थे वो जल कलश सिंबल है इनका, पार्श्वनाथ जो है वो सर्प है, और सर्व संभवनाथ जो है वो अश्व है इनका सिंबल। ठीक है, फिर देखते हैं सुमेलित। सुमेलित में क्या है कि तीर्थंकर हैं और उनके संज्ञान हैं। तो पार्श्वनाथ का सिंबल जो है वो सर्प है, और आदिनाथ जो है वो वृषभ है, महावीर जो है वो सिंह है, शांतिनाथ जो है वो हिरण है। ठीक, जैन तीर्थंकर का सही कालक्रम है अभिनंदन, परम प्रभु, विमलनाथ और मुनि सुब्रतनाथ। ये सीक्वेंस है 24 तीर्थंकरों में से 4 तीर्थंकर ऑप्शंस में दिए गए हैं। फिर उसके बाद से सुमेलित हैं, तो सुमेलित कौन कौन से हैं? तो बेसिकली क्या है, तीर्थंकर है और निर्वाण स्थल है। तो ऋषभनाथ को निर्वाण प्राप्त हुआ था। निर्वाण स्थल जो है वो अष्टापद है, अष्टापद में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। वासुपूज का क्या है, वासुपूज्य है चंपापुरी में। नेमिनाथ जो है वो ऊर्जयंत है। महावीर जो है वो पावापुरी में मिला था। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम, कुंडलग्राम में। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, जैन से संबंधित है। इसके बाद क्या है, तीर्थ जैन तीर्थंकरों के क्रम से में अंतिम थे। तो महावीर जो हैं वो 24वें तीर्थंकर थे, सबसे लास्ट। किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो रिजपालिका नदी के तट पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। चंद्रप्रभु, नाथ प्रभु, नेमी तथा संभव में से वह जो जैन तीर्थंकर नहीं था। तो नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभ हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है तो उसको कहते हैं कैवल्य। त्रिरत्न संधि सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म का अंग है वह है जैन धर्म। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। साम्यवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। अनेकांतवाद, सर्वस्तिवाद, शून्यवाद तथा स्यादवाद में से जैन धर्म में से संबंधित सिद्धांत है। तो अनेकांतवाद है और स्यादवाद है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना का पालन पोषण, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना का पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकांतवाद जिसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है वह है जैन मत। जैन धर्म विश्वास नहीं करता है विश्व विनाशकारी प्रलय में। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है वो है अहिंसा। यापनीय एक संप्रदाय था, जैन धर्म का संप्रदाय था। भारत की धार्मिक प्रथाओं से संबंधित स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध है जैन मत से। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व में से वह सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए हैं वह है अर्धमागधी। चंपा, पावा, सम्मेद, शिखर तथा ऊर्जयंत में से वह स्थल जो पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है तो सम्मेद शिखर को माना जाता है। थेरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग तथा बृहदकल्प सूत्र में से वह जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो थेरी गाथा जो है वो आरंभिक जैन सूत्र का भाग नहीं है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे तो स्थूलभद्र थे। महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का प्रतिपादन हुआ पाटलिपुत्र। सत्य कथन है श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं। महावीर की माता त्रिशला या विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल से प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है, तो ये कथन सत्य है। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म बनारस में हुआ था, तो ये बनारस में पैदा हुए थे। प्राचीन धर्म जैन धर्म के संबंध में हुई महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हैं? तो यहाँ घटनाएं दी गई हैं। भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म दिगंबर का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थूलबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। ये कथन जो है वो सब महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। जैन सिद्धांत के अनुरूप है कर्म को विनष्ट करने को सुनिश्चित मार्ग जो है वो तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ये स्टेटमेंट जो है वो जैन सिद्धांत के हैं।
समाधि मरण संलेखना संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। तो इसमें भूखे प्यासे रह के शरीर का त्याग करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी विधि से अपने प्राण त्यागे थे, तो ये संलेखना विधि कहलाती है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल जो थे, मक्खली गोसाल, वो आजीवक संप्रदाय के थे। वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, वो आजीवक संप्रदाय था। सुमेलित हैं, तो इसमें आचार्य हैं और सिद्धांत हैं। तो लकुलीश जो है वो क्या है? पाशुपत हैं और सिद्धांत दिया इन्होंने। फिर उसके बाद से नागार्जुन का शून्यवाद सिद्धांत है, भद्रबाहु का जैन सिद्धांत है और गोसाल का आजीवक सिद्धांत है। ठीक है, तो ये सारे सिद्धांत हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया जाता है, तो किसने किया है? आजीविकों ने किया है। बराबर की गुफाओं का प्रयोग आश्रय के रूप में किया है। ठीक है, आजीविकों ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनी दोनों की प्रसिद्ध स्थलियां जो है वो कौन सी है? कौशाम्बी है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है वो अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर बनवाए गए, तो चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए। होयसलेश्वर मंदिर समर्पित है, तो ये शिव को समर्पित है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की विशालतम प्रतिमा 57 फुट ऊंची स्थापित करवाई थी, तो ये चामुंडा राय ने करवाई थी। फिर महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक संबंधित है, तो ये बाहुबली से संबंधित है। बाहुबली से संबंधित है, ये बेसिकली बाहुबली से संबंधित है। बाहुबली का पुत्र माना जाता है, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है शैव या भागवत मत। शैव और भागवत मत में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्राचीन भारत में विश्वोत्पत्ति कॉस्मोजेनिक जौनिक विषय का अवधारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम किस प्रकार है? पहले है कृत, सतयुग आता है, फिर त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है और फिर कली आता है या कलयुग आता है। आजीवक, मत, मयूर, मयमत तथा ईशान शिव गुरु देव पद्धति में से वह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, तो ये मत मयूर जो था वो प्राचीन शैव संप्रदाय था। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक हैं। देव और उसकी शक्ति का योग। नयनार थे, तो ये शैव धर्मानुयायी थे। पोयगई, तिरुज्ञान, पूडम तथा तिरुमंगई में से वह जो अलवार संत नहीं था, तो तिरुज्ञान जो थे वो अलवार संत नहीं थे। भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था, तो भागवत संप्रदाय के में सर्वाधिक योगदान जो दिया था गुप्त वंश के राजाओं ने दिया था। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे तो श्री कृष्ण थे। सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। कालिका पुराण संबंधित है, शाक्त धर्म से संबंधित है कालिका पुराण। वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी, तो वासुदेव सर्व भागवतों ने प्रारंभ की थी। वह देवता जिसे कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है, वह देवता जिसे कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है बलराम को। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है, तो टोटल 9 है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है वासुदेव से। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है हेलियोडोरस का बेस नगर का गरुण स्तंभ अभिलेख। बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था, तो ये तक्षशिला का निवासी था। विष्णु के जिस अवतार को सागर के पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है वह है वाराह अवतार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में भारत के अस्तित्व और आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, ये लक्षण है। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति का समान महत्व देता है, तो ये भगवद गीता। गीता की मुख्य शिक्षा है निष्काम कर्म योग। प्रस्थान त्रयी में संबंधित है, तो ये उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता इससे सम्मिलित हैं। ठीक है, वह प्राचीन ग्रंथ जहां 60,000 मुनियों की सभा ने संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था, तो ये नैमिषारण्य है। रामायण का वह कांड जिसे राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है, तो ये किष्किंधा कांड है। पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है, तो ये रथ यात्रा जो है वो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। फिर नासिक कुंभ मेला लगता है, तो गोदावरी नदी के तट पर लगता है। फिर एक तरफ धर्म दिया गया है, पवित्र स्थल दिया गया है, इसको मैचिंग करना है। तो जैन धर्म का पवित्र स्थल पावापुरी है, हिंदू धर्म का वाराणसी है, इस्लाम धर्म का मदीना है और ईसाई का वेंटिकन है। ठीक है,
इसके बाद छठी शताब्दी में राजनीतिक दिशा, ठीक है, सॉरी दशा। तो छठी शताब्दी में राजनीतिक दशा के बारे में पढ़ना है। देखते हैं क्या क्या दशाएं दी गई हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के चांदी के थे। राजा दिए गए हैं, उनके राज्य दिए गए हैं। तो प्रदोत्त जो राजा था वो अवंती राज्य का था। उदयन जो है वो वत्स राज्य का है। प्रसेनजीत जो है वो कौशल राज्य का है। अजात शत्रु जो है वो मगध राज्य का है। फिर राज्य और उनकी राजधानियां दी गई हैं। तो अंग राज्य की राजधानी का नाम चंपा है। कौशल की राजधानी का नाम साकेत या श्रावस्ती है। वत्स की राजधानी का नाम कौशाम्बी है। मत्स्य की राजधानी का नाम विराटनगर है। ये सारी राजधानियां दी गई हैं राज्यों की, पुराने जो भी हैं। इसके बाद से क्या है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। तो ये कलिंग में खोदी गई थी। उज्जैन का प्राचीनतम नाम था तो अवंतिका। अवंतिका जो है उसको उज्जैन इस टाइम जो प्रेजेंट में है उसका प्राचीन नाम अवंतिका था। देखिए ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें भारत का नक्शा दिया गया है और उसमें ABCD दिखाया गया है और बताया गया, पूछा गया है कि ये बताइए जो महाजनपद थे बेसिकली उसको पहचानना है। तो इसमें जो A है वो क्या है, वो मत्स्य महाजनपद है। फिर B जो है वो अवंती को शो कर रहा है। C जो है वो वत्स को शो कर रहा है और D जो है वो अंग को शो कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली PCS में राज्य में ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं मैप वाले, फिर भी एक बार देख लेंगे तो लोकेशन आपको पता चल जाएगी। उसके बाद माध्यमिका नगरी। माध्यमिका नगरी जो है नगरी करकोट, विजयनगर, बैराठ तथा रैड में से वह प्राचीन नगर जिसका उल्लेख महाभारत तथा महाभाष्य में हुआ है। तो ये मध्यमिका तथा विराटनगर का उल्लेख हुआ है। उदयन अशोक बिंबिसार महापद्म में से पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो उदयन थे। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया था, उदयन द्वारा चयन किया गया था। उदयन वासव दत्ता की दंत कथा संबंधित है। तो ये उज्जैन से रिलेटेड है। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में सत्य कथन है। तो सत्य कथन जो भी दिए गए हैं, चलिए इनको पढ़ते हैं एक बार। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। ये कथन सत्य है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था तो ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। मगध जो है वो छठी शताब्दी में हुआ था। गांधार, कंबोज, काशी, मगध में से जो ईसा पूर्व छठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य नगर था वो था मगध। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया लिच्छवी द्वारा। 16 जनपदों की सूची में जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वे हैं, तो ये कौन कौन से हैं, तो ये हैं अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में 16 जनपदों की सूची सबसे पहले मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट है पाणिनि के अष्टाध्यायी में जनपदों का उल्लेख मिलता है, 22 जनपदों का। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी, अहिच्छन्न में स्थित थी। 16 जनपदों के युगों में मथुरा की राजधानी थी, तो सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। चंपा राजधानी थी अंग की। छठी शताब्दी में सुक्तिमती राजधानी थी चेदी की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था तो उसका नाम अस्सक या अश्मक था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद जो था वो स्थिर था तो राजस्थान में था। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह गिरिव्रज थी। ठीक है, गिरिव्रज थी। गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी में से वह जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा तो कौशाम्बी नहीं रहा। प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास है अर्धचंद्राकार है। ठीक है, ये जो बना हुआ है वो अर्धचंद्राकार बना। मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया तो वह अजातशत्रु था। अजातशत्रु के वंश का नाम था तो हर्यंक वंश का था। मगध साम्राज्य में वज्जी गण संघ को हराकर आत्मसात किया था अजातशत्रु ने। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था तो किसके टाइम में हुआ था ये बताना है, तो शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। मगध में नंद वंश का संस्थापक था तो महापद्म नंद उग्रसेन मगध में नंद वंश का संस्थापक था। नंद वंश के पश्चात मगध का शासन किया, किसने किया था नंद वंश के पश्चात मगध में शासन, तो मौर्य राजवंश ने किया था। ठीक है, तो मौर्य राजवंश ने शासन किया था। राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखीय प्रमाण है तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। मगध का शासन करने वाले राजवंशों का कालक्रम सबसे पहले हर्यक है, फिर शिशुनाग है, फिर नंद वंश है, फिर मौर्य वंश है, फिर शुंग वंश है। मगध का सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था तो ये महापद्मनंद था। बौद्ध धर्म के उदय का कारण था विश्व में सभी भागों में ईसा पूर्व छठी शताब्दी में एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। इस समय वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, इसलिए बौद्ध धर्म जो है वो बहुत प्रभावी होकर आगे उभरा।
गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक संबंधित था, तो बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। कालपी नगर जिस नदी के तट पर स्थित है वह यमुना नदी है। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और उनकी राजधानी दी गई है। कुरु है, कुरु का इंद्रप्रस्थ है। पांचाल है, पांचाल का अहिच्छन्न है। कौशल है, कौशल की साकेत नगरी है। वत्स है, वत्स का कौशाम्बी है। फिर उसके बाद से सही सुमेलित करना है, तो सही सुमेलित में क्या क्या करना है, तो महाजनपद जो है उसकी राजधानी सुमेलित करनी है। तो मत्स्य का क्या है, विराटनगर है। सूरसेन का मथुरा है। अश्मक का पोतन है। ठीक है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल महाजनपद स्थित थे, तो 8 महाजनपद जो है वो स्थित थे यूपी में। प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में कथन सत्य है, तो श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जितना हम लोगों को देखना है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनानी आक्रमण। तो यूनानी आक्रमण में कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं, देखिए चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न आए हुए हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत का शासक था, तो ठीक है, उसमें किसका शासन था ये देखना है, तो नंद राजवंश का शासन था। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था, तो वो धनानंद था। सिकंदर भारत में कितने समय रहा, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 ईसा पूर्व में भारत को छोड़ दिया। ठीक है। फिर राजा हैं और उससे रिलेटेड वंश हैं जिसकी हमको मैचिंग करनी है। तो इसमें क्या है कि डिमेट्रियस जो है वो हिंद यूनानी है वंश के थे। रुद्र दमन शक वंश और गोंडो फर्नीस जो है वो पहलव वंश और विमकड फिसस ये जो है वो कुषाण से हैं। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिक के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गढ़ और राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था वो कौन सा था, मत्सक वंश था। ठीक है, मत्सक राज्य था, वहां से इन्होंने धारण किया था। स्त्रियां भी आई थी लड़ने के लिए। भारत के सिकंदर की सफलता के प्रमुख कारण क्या थे भारत में, तो उस समय भारत में कोई प्रांतीय सत्ता नहीं थी। उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी। तो ये सारे कारण थे कि सिकंदर विजयी हुआ भारत में। वह वीर भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, तो पुरु या पोरस इनका नाम था, इनको था। फिर क्या है, नियार्कस अर्नेसी क्रिस्टस डाइमेकस तथा अरिस्टोब्लूलस में से वह जो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया। तो कौन नहीं आया था, तो ये डाइमेकस जो है वो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। नेक्स्ट टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में देखते हैं प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। गुप्त मौर्य वर्धन कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश जो है वो कौन सा है, तो मौर्य वंश है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस। सेंड्रोकोट्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की, विलियम जोन्स ने की है सेंड्रोकोट्स से, कि इनका नाम एक जो है वो सेंड्रोकोट्स है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा समुद्रगुप्त में से यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सेंड्रोकोट्स कहा गया था। किसको कहा गया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था। फिर उसके बाद से है प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो तथा मेगास्थनीज में से वह जिसने सेंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है, तो ये जस्टिन ने किया है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के। चाणक्य अपने बचपन में नाम से जाने जाते थे, विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक शासन के सिद्धांत की पुस्तक है। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग हैं, तो सप्तांग सिद्धांत में राज्य के कौन कौन से अंग हैं, तो उसमें क्या है, राजा है, फिर उसके बाद से अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोश है, दंड है और मित्र है। ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मैकियावेली के प्रिंस की तुलना की जाती है।
डाइमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक द्वारा अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लेने का उल्लेख मिलता है। तो ये बुद्ध घोष की सीमंत पासादिका से मिलता है। ठीक है, तो इसमें उल्लेख है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था तो लकड़ी का बना हुआ था। जिस प्राचीन नगर में अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं वह है पाटलिपुत्र। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन में विजय प्राप्त की थी तो चंद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है उससे प्राप्त होता है। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से होता है। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को हराया था चंद्रगुप्त ने हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। दिया गया मानचित्र संबंधित है, तो चलिए मानचित्र देखते हैं कि ये किससे रिलेटेड है, क्या दिया गया है। तो ये मानचित्र है और इसमें ये आच्छादित पूरा रीजन दिया गया है। तो ये अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय से, तो ये जितनी भी आच्छादित एरिया है वो सब सम्राट अशोक के अंडर में आती थी, ये यहाँ पर शो किया गया है। सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की अशोक ने की। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था तो श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। अशोक के शिलालेख जिसमें दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख हुआ है दूसरे और 13वें शिलालेख से हुआ है। ठीक है, तो अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख से दक्षिण भारत के राजाओं का उल्लेख हुआ है। भारत में प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है तो देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है दीपवंश तथा महावंश में। मौर्य शासन का जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे तो अशोक था और दशरथ। रज्जुक थे, तो मौर्य शासनकाल के जो अधिकारी थे उनको रज्जुक कहा जाता था। सार्थवाह कहते थे। सार्थवाह किसको कहते थे, तो ये व्यापारियों के काफिले को क्या कहते थे, सार्थवाह कहते थे। व्यापारी काफिलों को सार्थवाह कहते थे। अग्रहारिक युक्त प्रादेशिक रज्जुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था तो अग्रहारिक नहीं था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने किया था। सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं सांची को, सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था, तो काकड़ाम था। ठीक है, फिर स्थान है उसके स्मारक या भग्नावशेष हैं। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या है। कौशाम्बी, कौशाम्बी में घोषिताराम मठ, कुशीनगर, रानाभर स्तूप, सारनाथ, धमेक स्तूप, श्रावस्ती, सहित समेत महेत, सहित महेत। सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम है तो लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती, ये सीक्वेंस है। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा है तो प्राकृत भाषा है। कालसी, गिरनार, शहबाजगढ़ी, मेरठ में से वह जो अशोक कालीन अभिलेख में खरोष्ठी लिपि में है तो ये शहबाजगढ़ी का जो अभिलेख है वो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था तो जेम्स प्रिंसप ने। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किया था तो पत्थर की पट्टियों पर किया था। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकूटन यानी कि डिसाइफर किया था, किसने किया था, जेम्स प्रिंसप। जहां अशोक की बारी आए कि किसने पढ़ा था, किसने इनक्रिप्ट वगैरह की थी, तो वो जेम्स प्रिंसप ही है बेसिकली। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे खरोष्ठी लिपि में। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है अनुराधापुर। प्राचीन भारत में वह लिपि जो दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। ठीक है, तो वो कौन सी लिपि है, दाई से बाई लिखी जाती थी तो यह खरोष्ठी लिपि है। और अशोक को अपने अभिलेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख है वह है तो प्रियदर्शी और प्रियदस्सी, इन नामों से उसने उल्लेख किया है अपना। फिर उसके बाद है अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड हैं, स्तंभों के शाफ्ट शुंडाकार हैं, तो ये इनकी विशेषता है। मस्क गुर्जरा नेतूर, मस्क गुर्जरा नेतूर
उडेगोलम अभिलेखों के नाम मिलते हैं, तो ये अशोक का नाम है। तो मास्की, गुर्जरा, नेतूर एवं उडेगुलाम या उदेगोलम कहते हैं इसको, इसीलिए थोड़ा सा ये है। अभिलेखों के नाम मिलते हैं, तो ये अशोक का स्तंभ है, उसी से नाम मिलते हैं। वह उभारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ स्कल्पचर, शिलालेख जिसमें अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है, ये क्या है, कंगनहल्ली है, ठीक है, वहां पे अभिलेख वर्णित है। अशोक का रुम्मिनदेही स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, तो ये कौन सा है, स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो ये भाब्रो स्तंभ है, इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली है, कालसी में मिली है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के जिस अभिलेख रॉक एडिक्ट में है वह है शिलालेख है, ये कौन से नंबर का है, तो ये 13 नंबर का है। शिलालेख जिसमें कलिंग विजय का वर्णन है, तो हाथी गुम्बा अभिलेख। अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख कौन का है, तो ये 12वें नंबर का उल्लेख शिलालेख है। अशोक ने जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है, तो सेकंड है और 13वें नंबर का शिलालेख है, ठीक है। चोल पांड्य सत्यपुत्र तथा सातवाहन, ठीक है, चोल पांड्य सत्यपुत्र और सातवाहन, तो में से वह दक्षिण राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है, तो सातवाहन का उल्लेख नहीं है। अशोक का वह कौन सा अभिलेख है जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई, ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी, तो ये 5वां स्तंभ अभिलेख है, उससे मिलता है। टालेमी फिलाडेल्फस तुर्मय जिसके साथ अशोक ने राजनय संबंध थे, तो ये कौन कहाँ का था शासक, तो ये मिस्र का शासक था। चोलगुप्त मौर्य पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देश जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे, तो ये मौर्य थे, ठीक है, इनके संबंध थे। अशोक के धम्म का मूल संदेश है, तो अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता। प्राचीन भारत अभिलेखों में से वह एक खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल में उपयोग करने हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है, तो ये सहगौरा ताम्रपत्र है। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने, चोरी करने के लिए दिया जाता था मृत्युदंड। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे। सत्य कथन है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था, ठीक है, तो ये कथन सत्य है। मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया है 7 श्रेणियों में। मेगास्थनीज दूत था, तो ये सेल्यूकस निकेटर का दूत था। अर्थशास्त्र मुद्रा राक्षस मेगास्थनीज की इंडिका तथा वायु पुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लेखित है कि प्राचीनतम भारत में दास्ता नहीं थी, तो मेगास्थनीज की इंडिका में यह उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका में। वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता था मेगास्थनीज की इंडिका। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का वह कार्य जो मौर्य काल से जारी है, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। मौर्य नरेशों द्वारा किए गए विकास से संबंध में सही है, तो संस्कृति, कला एवं साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य, ये सब सही है। भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, एकत्रित किया जाता था सीताध्यक्ष द्वारा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था समाहर्ता। मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था, तो वो था पौतवाध्यक्ष। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी संबंधित क्षेत्र था मार्ग निर्माण से, ठीक है, तो ये मार्ग निर्माण से रिलेटेड था। पंदोक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था, तो ये क्यों लिया जाता था, सड़क पर कीचड़ फैलाने के लिए लिया जाता था। फिर उसके बाद सही सुमेलित करना है। अधिकारी हैं और उनके कार्य हैं। तलार रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी। पट्टकोल ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। साहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी। बलाधिपति चुंगी का सुरक्षक। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो तक्षशिला था शिक्षा का प्रमुख केंद्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय अस्तित्व में थे, तो धर्मस्थलीय एवं कंटक शोधन।
भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशियों, इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना व्यवसाय था। तो ये किसका था? मागध एवं सूत वर्गों का। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया था द्रविड़ों ने। प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्याग पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी, तो ये अर्थशास्त्र में है, वर्णित है। जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य एवं अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित, प्रोहिबिटेड है। किसमें है? मनुस्मृति में। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था, तो ये क्या था? व्रात्य क्षत्रियों का स्तर था। प्राचीन भारत में यात्रियों का सही क्रम है, सबसे पहले मेगास्थनीज है, फिर फाहियान है, फिर वेनसांग है, फिर इत्सिंग है। व्यक्ति और उसके अन्य नाम, ठीक है। तो चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? सेंड्रोकोट्स कहा जाता था। बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता था। अशोक को प्रियदर्शी या प्रियदर्शी कहा जाता था। और चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य कहा जाता था। तो ये इनके नाम हैं। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। शुंग वंश के विषय में सत्य कथन है। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी तथा मगध में शुंग वंश की स्थापना की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी और राज सिंहासन हथिया लिया था। मौर्य काल में प्रणयम था आपातकालीन कर, ठीक है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था वह था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था सुदर्शन झील का निर्माण। गिरनार में स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी अशोक, रुद्रादमन और स्कंदगुप्त ने। वह अभिलेख जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया जाता है, तो यह महाक्षत्रप, रुद्रादामन और जूनागढ़ अभिलेख है। महाक्षत्रप, रुद्रादामन के जूनागढ़ अभिलेख पाए गए हैं, अशोक के अभिलेख पाए गए हैं, ठीक है। तो ये जूनागढ़ पर पाए गए हैं, ये अशोक के अभिलेख पाए गए हैं। तो बराबर पहाड़ियों की गुफाओं के विषय में सत्य कथन है। तो सत्य कथन कौन से हैं? इस पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीवकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के लिए हैं ये डेडिकेटेड। सही सुमेलित है। सारनाथ जो है वो क्या है? लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका कहा जाता है, ठीक। सही सुमेलन है। ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये नालंदा को कहा जाता है। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति प्राप्त हुई है। ये कहां से हुई है? परखम से प्राप्त हुई है, ठीक। अब मौर्योत्तर काल जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं। मौर्योत्तर काल में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। यह हिंद यवन शासक जिससे शीशे के सिक्के जारी किए थे, तो ये स्ट्रेटो सेकंड था जिसने किया था। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद तथा प्रसेनजीत में से वह जो अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था, तो ये मिलिंद नहीं था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख में। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं जूनागढ़ के अभिलेख में। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था, ठीक है, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। वह शासक जिसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं, तो ये अगाथोक्लीज हैं, ठीक है। तो संकर्षण बलराम को कहा जाता है जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। कार्दमक छपकों में जिस धातु के अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए वह धातु थी, तो धातु क्या थी? ताम्र धातु थी, ठीक है। तो ताम्र धातु को अंकित किया था इन्होंने। सही सुमेलित। शासक है और राजवंश है। तो ड्रिमेट्रियस जो है वो हिंदू यूनानी है, रुद्रादामन शक है और गोंडो फर्नीस जो है वो पहवन है, विम जो है वो कुषाण, ठीक है। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया किसने किया? तो कुषाणों ने किया। सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के जो हैं वो जारी किए थे कुषाणों ने। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे कुषाणों ने। विम, कडफिसेस, कनिष्क, नहपाक एवं बुद्धगुप्त में से जिसके सिक्के पर बुद्ध का अंकन हुआ था वो कनिष्क था। वह शासक जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, तो ये विम कडफिसेस को दिया जाता है। विम कडफिसेस, फुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस, कनिष्क तथा हर्मवीज में से वह जिसने भारत में स्वर्ण के सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से किया था, तो ये विम कडफिसेस था। यौधेय सिक्कों पर अंकन मिलता है, तो किसका मिलता है? कार्तिकेय का मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा का अभिलेख की तिथि है, तो 81 ईसा सन है।
कुषाण सन शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 ईसा में। शक संवत प्रारंभ किया गया था 78 ईसा में। विक्रम एवं शक संवतों का अंतर जो है वो 135 वर्ष है। विक्रम शक संवत प्रारंभ हुआ था 57 ईसा में। 1931 1952 1931 1952 2066 2087 में से वह वर्ष जो दिसंबर 2009 के शक संवत का वर्ष है, तो ये 1931 है। ठीक है, ऐसे होगा बराबर। अश्वमेघ वसुमित्र कालिदास कंबर में से वह जो कनिष्क का समकालीन था, तो अश्वघोष और वसुमित्र था। अश्वघोष वसुमित्र चरक नागार्जुन पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था, पतंजलि। कनिष्क के रबतक अभिलेख में किन नगरों का उल्लेख है, तो साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा का उल्लेख है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, तो चरक और आजीवक ने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद से है अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र एवं विशाख दत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम दरबार में नहीं गया था, तो विशाख दत्त नहीं गया था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है अयोध्या लेख से। शुंग वंश के बाद भारत का राज किया था कर्ण शासक ने किया था। पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र, शतकर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता था, तो ये गौतमीपुत्र शतकर्णी था जिसको रक्षक कहा जाता था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन का। सिमुक संस्थापक था सातवाहन वंश का। चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था, तो इसका नाम था पांचाऊ। इसने कनिष्क को हरा दिया था। वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी, तो मौर्य और कुषाण थे। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कुषाण काल में। कला की गांधार शैली फली फूली, तो कुषाणों के समय में। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात था 1:35। राजवंश और सिक्के और धातुएं दी गई हैं। कुषाण काल में स्वर्ण एवं ताम्र के सिक्के थे। गुप्त काल में स्वर्ण एवं रजत के सिक्के थे। सातवाहन में चांदी, तांबा, सीसा और पोटीन के सिक्के थे। कलचुरी में स्वर्ण, रजत और ताम्र के सिक्के प्रचलित थे। सही सुमेलित करना है, तो सही सुमेलित में देखते हैं। सबसे पहले गांधार कला कुषाणों द्वारा, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन फर्स्ट द्वारा, मिलिंद पन्हो जो है वो मीनांडर है और तक्षशिला लेख जो है वो पथिक से रिलेटेड है। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, तो बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, तो उसे गांधार कहते हैं। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान शिफ्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था, उसे गांधार मूर्ति कला शैली कहा जाता है। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में सही कालक्रम है, तो सबसे पहले यूनानी ने किया, फिर शक ने किया, फिर कुषाण ने किया, फिर हूण ने किया। ये सीक्वेंस है। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण का संबंध में सही कालक्रम यूनानी है, शक है, फिर कुषाण है। ठीक है। पहला ईरानी शासक जो भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो कौन था? डेरियस नाम का था, डेरियस प्रथम। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, सातवाहन राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश सातवाहन। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है, तो ये मत्स्य पुराण में मिलती है। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, तो ये अमरावती एवं प्रतिष्ठान में थी। एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ गौतमीपुत्र शतकर्णी के लिए। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हाथी गुम्बा अभिलेख के साथ। सही मैचिंग करनी है। राजवंश है और राजधानी है। शुंग की पाटलिपुत्र थी, सातवाहन की पैठन थी, कदंब की बनवासी थी, चंदेल की क्या थी? महोबा थी। सही कालक्रम बताना है। अब हमें सबसे पहले सातवाहन है, फिर उसके बाद वाकाटक है और उसके बाद से चालुक्य हैं। यह सीक्वेंस है। सत्य कथन में सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत व अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। फिर यही सत्य कथन इस स्टेटमेंट का है। नेक्स्ट सत्य कथन देखते हैं जिसपे क्वेश्चन आया हुआ है। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष का अधिक प्रोत्साहन मिला। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं। जिस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है वो क्या है? अमरावती का स्तूप है। सही सुमेलित करना है। अभिलेख दिया गया और शासक दिए गए हैं। नासिक गौतमी पुत्र, भीतरी जो है वो स्कंदगुप्त है, एहोल जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड है। ठीक है, शासक है, उनके अभिलेख हैं। वह शासक जिसके शासन को पुराणों में श्री पार्वतीय कहा गया है, इक्ष्वाकु। सत्य कथन बताना है, तो ये कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। ठीक है, ये कथन जो है वो सही है, सही दिया गया है। अशोक हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय एवं खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षक था, तो वो खारवेल था।
कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे। चेदी राजवंश महामेघवाहन से रिलेटेड थे। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था विधि में। शुंगों के पूर्वज मूल्यतः संबंधित थे, तो ये उज्जैन से संबंधित थे। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। तो कौन था? तो ये बालपुत्र देव ने की थी। ठीक है, तो बालपुत्र देव के बारे में बात की गई है। परिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक कौन है? तो ये अनाम नाविक। ठीक है, कोई अनाम नाविक है जो अनाम नाविक, इन्होंने ही पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का रचना की है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये टॉपिक्स कवर किए हैं। गुप्त काल से हम नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे टॉपिक जो भी हैं वो कवर करेंगे। तो चैनल को अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलते रहें। थैंक यू।